तो सुपर फास्ट रिवीजन के अंदर सबसे पहला टॉपिक अब जो हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं वो है हमारा कौन सा, कंपनीज एक्ट का टॉपिक। कौन सा टॉपिक है बोलो बच्चों, कंपनीज एक्ट के टॉपिक को अब हम लोग यहां पर चालू करने जा रहे हैं। एग्जैक्ट 7 बज चुके हैं, मैंने आपसे कहा था 7 बजे कंटेंट को चालू कर देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल कितने सेक्शंस होते हैं, 470 सेक्शंस होते हैं, और उसके साथ साथ कितने शेड्यूल्स होते हैं, 7 शेड्यूल होते हैं। सर इन पूरे चीजों को 29 चैप्टर्स में डिवाइड करके रखा है और इसमें बहुत सारे रूल्स भी है। कंपनीज एक्ट को क्यों लाया जाता है, टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कंपनीज के ऊपर देखने के लिए कि बराबर कंपनी से सारी चीजें हो रही है या नहीं हो रही है, उसको देखने के लिए, रूल्स को सिंपल करने के लिए। जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स या विसल ब्लोअर्स होते हैं, विसल ब्लोअर्स मतलब जो कंपनी के अंदर कुछ खराब चीजें चल रही है तो उसके बारे में मैनेजमेंट को, उसके बारे में अपने इनको गवर्नमेंट को बताते हैं, उन्हें विसल ब्लोअर कहा जाता है। और विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स वाले को स्ट्रेंथन करना मतलब उनको जबरदस्ती निकालने नहीं देना फर्म से। और इसके अलावा क्लास एक्शन सूट, जैसे कंपनी ने मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ कुछ गलत किया, डिबेंचर वालों के साथ कुछ गलत किया, तो उस सिचुएशन के अंदर मैं क्या बोलूंगा कि सर उन लोगों को प्रोटेक्शन देना ये भी किसका काम है, ये भी कंपनी का काम है। तो ऐसे कुछ कामों के लिए आती है कंपनीज बच्चों। खैर ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने आपको बता दिया, सब चीजें बताते हुए चलूंगा मैं, आपको जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो बता दूंगा, ठीक है। अब देखो सर कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो सबसे पहला पॉइंट ज्यादा जरूरी है कि कंपनीज एक्ट वो सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आई है, मतलब जो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में, या प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 1956 हुआ, या उससे पुराना भी कोई लॉ होगा ना, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1970s में इनकॉर्पोरेट हुई है या 1960s में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। और अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है यहां पर, क्योंकि ये 2023 के अंदर हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट की थी, तो मैं बोलूंगा इसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगता है। क्या लगता है बोलो बच्चों, इसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगता है। इसके अलावा सर इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इसके अलावा कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगता है बच्चों। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर इनका खुद का एक्ट और कंपनीज एक्ट के बीच में झगड़ा होता है, मतलब इनके प्रोविजंस के बीच में कुछ विरोधाभास चीजें आती है, तो उस सिचुएशन के अंदर मैं क्या बोलूंगा, जीत किसकी होने वाली है, उनके खुद के एक्ट की होने वाली है, ठीक है ना। ऑलराइट सर, इसके अलावा कोई भी स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज है उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगता है। और अगर मैं बात करूं आपके साथ तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है और किस किस के ऊपर कंपनीज एक्ट लग सकता है। अब देखो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 के अंदर देखे रखिए, जो कहता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, दिस का मतलब क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2013। तो ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है ना, 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है ना, 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है ना वो, और इसका और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका मतलब क्या होता है, जो कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पुराने इसमें भी अगर बनी है कंपनी तो उसके ऊपर भी क्या लगता है, कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। क्या लगता है बोलो बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। क्या आपको ये बातें समझ आ रही है क्या, बोलो ना बोलो ना बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या आपको ये बातें सभी लोगों को क्लियर। ऑलराइट सर, अगला देखो क्या, अब मैं बढ़ाऊंगा आपको फीचर्स ऑफ द कंपनी से रिलेटेड। सर ये इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या आता है देख लो, सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में बात करता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, कंपनी और उसको बनाने वाले मेंबर्स अलग अलग लोग होते हैं। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, लोन्स, लाइबिलिटीज को इनकर कर सकती है। मेंबर्स के पास अधिकार आता है कुछ कंपनी के अगेंस्ट, और कंपनी के पास भी अधिकार होता है मेंबर के अगेंस्ट। इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, जितने भी कंपनी के लिए कंपनी की उधारी है ना, क्रेडिटर्स केवल और केवल कंपनी के ऊपर केस करेंगी, मेंबर्स के ऊपर केस कर सकते हैं क्या क्रेडिटर, नहीं सर नहीं कर सकते हैं। इस बात का ये इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिटर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं, डायरेक्टली मेंबर्स के ऊपर केस नहीं किया जा सकता। क्या कहा मैंने, बोलो, डायरेक्टली मेंबर्स के ऊपर केस नहीं किया जा सकता। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक मेंबर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता कंपनी के प्रॉपर्टी के अंदर। इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया केस लॉ हुआ है, मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ समझना,
सर इस केस लॉ के अंदर ना एक व्यक्ति है बच्चों, और व्यक्ति का नाम क्या है समझो, व्यक्ति का नाम है मैकाउरा। उसने क्या किया है, उसने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है बच्चों, और वो कंपनी का क्रेडिटर भी है, मतलब कंपनी को जो माल बेचता है ना, माल का मतलब गुड्स होता है बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में कंपनी को जो गुड्स बेचता है ना, उस गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस मैकाउरा ने अपने पर्सनल नाम पे निकाल लिया। गुड्स किसके है, कंपनी के है, और इंश्योरेंस किसने निकाला, मैकाउरा ने। मतलब तू है प्यार किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ये क्या बात हो गई भैया। प्यार कंपनी का है तो चाहेगा भी कौन, कंपनी का। मतलब इंश्योरेंस किसको निकालना पड़ेगा, कंपनी को निकालना पड़ेगा अपने नाम पर। तो मैकाउरा है कौन। अब मान लो गलती से अगर यहां पर ये जो लकड़ियां है, जो क्रेडिटर है ना, बेसिकली इनका टिम्बर का काम था, टिम्बर बर बोल रहा हूं, बी ए डी नहीं, ठीक है। तो इनका टिम्बर का काम था, तो इन्होंने वो लकड़ियां जल जाती है, बाद में अश्योरेंस, बाद में जाती है इंश्योरेंस कंपनी के पास और कहते हैं पैसा दे दो। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है किस चीज का पैसा भाई, तूने इंश्योरेंस अपने पर्सनल नाम पे निकाला है, ये लकड़ी है कंपनी की। क्या कहा मैंने, बोलो लकड़ी है कंपनी की, तो कंपनी को इंश्योरेंस निकालना, तू है कौन, कंपनी का। तो ऐसा यहां पर बोल दिया गया क्या, हाँ सर ऐसा यहां पर बोल दिया गया। क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से समझ में आ गई क्या, फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे क्या आपको ये पूरी पूरी बातें क्लियर है। पहला सेपरेट लीगल एंटिटी डन एंड डस्टेड, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनीज गोज ऑन फॉरएवर। आपको एग्जाम में सवाल पूछेंगे, चार कंपनी के मेंबर है, चारों नाव में जा रहे थे, नाव पलट गई, हाईवे पे जा रहे थे, गाड़ी उड़ गई, तो ऐसे केस में चारों के चारों मेंबर मर गए, तो कंपनी भी खत्म हो गई क्या। आप बोलोगे कंपनी ऐसे खत्म नहीं होती, परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, मतलब कि लॉ के अंदर कुछ अपन ने बता के रखे जिसके कारण कंपनी बन सकती है, तो लॉ ही उसे बना सकती है और लॉ ही उसे खत्म भी कर सकती है, बाकी कोई दूसरे व्यक्ति उसको खत्म नहीं कर सकते। लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में अब आपको बताएं, क्योंकि अब रिवीजन चल रहा है तो आपको बताऊंगा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है तो लाइबिलिटी अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर जितनी होती है। गारंटी कंपनी के केस में जितना मेंबर यहां पर अंडरटेक करता है लाइबिलिटी उतनी होती है, और अनलिमिटेड के केस में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगला आर्टिफिशियल पर्सन, बच्चों कंपनी इंसान नहीं है, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी खुद के नाम पर केस कर सकती है और लोग कंपनी के नाम पर केस कर सकते हैं। कंपनी खुद के नाम पर असेट, बैंक अकाउंट, लाइबिलिटी में एंटर करना, वो सब चीजें कर सकती है। कंपनी को चलाता कौन है, एक ह्यूमन एजेंसी जिसे डायरेक्टर्स कहा जाता है, वो कंपनी को चलाते है। ऑलराइट सर, आखिरी पॉइंट अब आता है यहां पर कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है ये ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी है। जैसे इंसान लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो कॉमन सील मतलब हम लोग साइन करते हैं, पर अब कंपनी के हाथ नहीं है तो वो साइन कैसे करेगा, तो ये ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का। अब ये मेंबर के, अब समझना, अब ये कंपनी के ऊपर है उनको कॉमन सील चाहिए या उनको कॉमन सील नहीं चाहिए। इट्स कंपनीज चॉइस। क्या कहा मैंने, बोलो इट्स कंपनीज चॉइस, कि उनके ऊपर है उनको कॉमन सील चाहिए या नहीं चाहिए। अब मान लो अगर वो कहते हैं हमें कॉमन सील चाहिए तो कॉमन सील का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट को साइन कर लेना, पर अगर आप डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक यानी कि साइन करना चाहते हो और आपके पास कॉमन सील नहीं है, पर कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी है ना, तो कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर मिलके क्या करेंगे, साइन करेंगे बेटा। पर मान लो कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो दो डायरेक्टर मिलके क्या करेंगे, साइन करेंगे। समझ पा रहे हैं आप बात को। तो मैंने क्या कहा, एक तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे, नहीं तो एक कंपनी सेक्रेटरी, और ये मिलके यहां पर साइन करने वाले हैं। क्या, बिल्कुल बिल्कुल यहां पर साइन करने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें, बोलो ना बोलो ना बोलो ना। तो यहां पर क्या कंप्लीट होता है, आपके फीचर्स कंप्लीट होते हैं यहां पर आपके कंपनी से रिलेटेड, ठीक है ना। ऑलराइट सर, चलो एक बात बताऊं मैं आपको, चैट के अंदर कोई भी अकाउंट्स के बारे में पूछे ना, उसको जवाब ही मत देना, उसको घोस्ट कर देना बेटा। जैसे वो आपको करती है ना, उसी प्रकार से उसको घोस्ट कर देना, उसको जवाब ही मत देना कुछ, है ना। उसको ऐसा लगना चाहिए भाई सन्नाटा पड़ा है यार चैट के अंदर, मुझे कोई इज्जत ही नहीं दे रहा है करके, उसे ऐसा जलील फील करवाना बेटा, ठीक है। आइए सर, ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों, मुझे एक बात बताएंगे, आ जाओ सारे के सारे लोग। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट देखो यहां पर क्या कह रहा है। अगले पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं यहां पर, बताओ ना, कॉर्पोरेट वेल से रिलेटेड बात करूंगा। कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है पर्दा बच्चों। जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्दा है, ठीक है ना, मैं कंपनी के पीछे, ये कंपनी है, ठीक है, इसके पीछे चलाने वाला कौन है, इसको, मैं इसको चलाने वाला हूं, बट हम दोनों के बीच में पर्दा है। मतलब भली इसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट मैं करता हूं आपके साथ, बट लायबल कौन होगा, हमेशा कंपनी ही लायबल होने वाली है। इस बात का ध्यान रखना, इसे कॉर्पोरेट वेल कहा जाता है। कॉर्पोरेट वेल का मतलब देखो क्या होता है कि मेंबर्स ऑफ अ कंपनी की लायबिलिटी शील्डेड होती है फ्रॉम द कंपनीज एक्शन।
मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना भी बड़ा कांड रच दे, मुझे एक बात बताइए, क्या मुकेश अंबानी को जेल होंगी क्या? नहीं सर, नहीं होंगी। मुकेश अंबानी या अनंत अंबानी या अगर मैं बात करूं आकाश अंबानी, ईशा अंबानी, ये सब प्रोटेक्टेड रहते हैं। सर इफ द कंपनी इनकर्स कोई भी डेट या कॉन्ट्रावीन करता है किसी भी लॉ को, तो कॉर्पोरेट वेल के अंदर इसका मतलब होता है कि मेंबर्स जो एक्शन है ना, वो इसके मेंबर्स उस एक्शन के लिए लायबल नहीं रहेंगे, कंपनी उस चीजों के लिए जिम्मेदार रहने वाली है। इन शॉर्ट इसका मतलब होता है कॉर्पोरेट इंसुलेशन। क्या मतलब होता है बोलो बच्चों? कॉर्पोरेट इंसुलेशन की मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग अलग होती है। क्या होती है बोलो जल्दी से? मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग अलग होती है। इस बात का आपको क्या रखना है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है क्या आपको बात है? ऑलराइट सर, अब देखो क्या, अब मैं बात करूंगा लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल के बारे में। सर ये लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है? लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है कि ये कंपनी और जो मेंबर्स है ना, इनके बीच में पर्दा है बेटा। पर कुछ समय ऐसा हो सकता है कि ये पर्दा क्या हो जाए? उठ जाए। पर्दा उड़ गया तो मॉइस्चर उड़ जाएगा, ऐसा ऐड आती थी ना। तो यहां पर मॉइस्चर नहीं उड़ रहा है, यहां पर लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो गया तो मेंबर्स की लायबिलिटी आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी बोलो बच्चों? मेंबर्स की लायबिलिटी आ जाएंगी। समझे क्या आप बात को? सर नीता भाभी का नाम नहीं लिया क्योंकि नीता भाभी अभी डायरेक्टर नहीं रह गए ना बेटा। चलो आओ, अब यहाँ उन्होंने अपने डायरेक्टरशिप को देकर बाकी 3 लोगों को अपॉइंट कर दिया। सीए इंटर लॉ की सब बातें हैं। चलिए सर आ जाओ। अब देखो कुछ ऐसे केसेस है बच्चों जिसके अंदर मैं बात करूंगा लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल के बारे में। अच्छा देखो मैटर क्या लिखा है, कंपनी कभी कभार कुछ ऐसे केसेस है जहां पर कंपनी इस प्रिंसिपल को डिसरिगार्ड कर देती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कोर्ट कुछ केसेस के अंदर प्रिंसिपल को डिसरिगार्ड कर सकती है। सबसे पहला देखो कौन सा केस है, ट्रेडिंग विद एनिमी। ट्रेडिंग विद एनिमी के अंदर अगर मुझे डिटरमाइन करना है कैरेक्टर ऑफ द पीपल, कि कौन कंपनी के अफेयर्स को संभाल रहे हैं, उन लोगों के कैरेक्टर को अगर मुझे जानना है ना, तो मैं लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल करता हूं। जैसे देखो इंग्लैंड के अंदर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी जिसका नाम क्या था बेटो? डेमलर एंड कंपनी। इस डेमलर एंड कंपनी ने इंग्लैंड में ही किसी दूसरे कंपनी को, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी को क्या सप्लाई किया? टायर सप्लाई किया उधारी पर। अब बाद में क्या किया? उस उधारी को क्लेम किया। बट उधारी को क्लेम करने से पहले इंग्लैंड और जर्मन के बीच में वॉर हो जाता है, और जब ये डेमलर एंड कंपनी ने पैसा मांगा तो कॉन्टिनेंटल टायर ने, रबर ने मना कर दिया, कह दिया कि डेमलर कंपनी तुम हमारे एलियन एनिमी हो क्योंकि तुम जर्मन की कंपनी हो और हम इंग्लिश कंपनी है। अब डेमलर एंड कंपनी ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुआ, मैं भी इंग्लैंड तू भी इंग्लैंड, दोनों इंग्लिश भाई भाई। तो उसने बोला नहीं नहीं। कोर्ट के पास जब ये बात गई ना, तो पता चला कि डेमलर एंड कंपनी के अंदर 99% लोग जर्मन थे। इसका मतलब हमने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करके देखा और पता चला कि इसके अंदर तो पूरे जर्मन से, इसका मतलब वो जर्मन कंपनी मानी गई। और जर्मन कंपनी अगर वो होती है तो इस सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि सर वो हमारी क्या बन जाती है? एलियन एनिमी बन जाती है। क्या बन जाती है बोलो जल्दी से? एलियन एनिमी बन जाती है। समझ में आया क्या? ऑलराइट सर, अब देखो क्या अगला, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स के बारे में बात करेंगे। सर देखो एक है चालाक व्यक्ति। चालाक व्यक्ति का नाम है मान लो दिनशा मैनेजी पेटेट। इसने क्या किया बच्चों? इसकी इनकम बहुत ज्यादा थी तो इसने क्या किया? अपने ही 4 कंपनीज को तैयार किया इसने, और अपनी पूरी इनकम को 4 अलग अलग कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि चारों और पांचों, वो खुद पांचवा मिला के, इनके ऊपर जब टैक्स लगे ना तो वो कम रेट से टैक्स लगे करके। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा टैक्स प्लानिंग करता है, या टैक्स प्लानिंग नहीं इनफैक्ट ये टैक्स की चोरी करता है, तो अगेन हम लोग क्या कर देंगे? कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बोलो बच्चों? कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देंगे। ठीक है ऑलराइट सर, अगला, टू अवॉइड एनी लीगल ऑब्लिगेशन। अगर कोई व्यक्ति कंपनी को बनाता है लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए, जैसे देखो वर्कमैन एसोसिएट इन द रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज। अब ये जो एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज है ना, बेसिकली क्या आता है, इनको नेट प्रॉफिट के ऊपर 20% बोनस देना पड़ रहा था वर्कर्स को। अब इनको लगता है कि नेट प्रॉफिट के अंदर तो इनडायरेक्ट इनकम भी आती है, तो हम एक काम करते हैं, इस इनडायरेक्ट इनकम को किसी तीसरे कंपनी में शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो इस कंपनी में ना दिखे और वर्कर्स को उसके ऊपर बोनस ना मिले। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बोनस को बचने के लिए इन्होंने क्या किया? एक और कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया। तो मैं बोलूंगा इन्होंने गलत किया। क्या? हां सर गलत किया। और यहां पर भी हम लोग दोनों कंपनीज के बीच के कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बोलो बच्चों? कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देते हैं। क्या आपको ये बातें समझ आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये चीजें एब्सोल्युटली क्लियर? फटाफट बोलो ना, जल्दी से बोलो ना, क्या आपको ये बातें सभी लोगों को एकदम बढ़िया से क्लियर? ऑलराइट सर, आ जाओ अगला। क्या नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके साथ, फिर देखो
फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट के बारे में। अब फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक केस लॉ है मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। होता क्या है, समझना बात को। जैसे देखो अपने इंडिया में आरटीओ होता है, तो आरटीओ ने एक कंपनी को बैन लगा रखा है कि हम तुम्हें लाइसेंस नहीं देंगे क्योंकि तुम रूल्स को फॉलो नहीं करते हो। अब ये कंपनी ने क्या किया, किसी दूसरे कंपनी को अपने सब्सिडरी बनाया और उसको बोला कि तू लाइसेंस के लिए अप्लाई कर। अब मुझे एक बात बताइए, आरटीओ इन दोनों के बीच का जो पर्दा है इसको क्या कर देंगे, डिसरिगार्ड कर देंगी, और आरटीओ बोल सकती है कि मैं इस कंपनी को भी लाइसेंस नहीं दूंगी करके, क्योंकि दोनों कंपनी सेम सेम है। क्या है बोलो बच्चों, सेम सेम है, ठीक है ना। आ जाओ, तो फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी एक्ट एज एन एजेंट, मतलब आपने कोई सब्सिडरी कंपनी बनाया है जिसके अंदर सामने वाला व्यक्ति एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो बच्चों, एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ऐसा यहां पर बोलेंगे कि ये वाली चीजें यहां पर आ जाता है। क्या बिल्कुल बिल्कुल आ जाता है। क्या आपको ये चीजें बढ़िया से क्लियर है? क्या एब्सोल्युटली क्लियर सर, परफेक्ट रिवीजन चल रहा है, एकदम जबरदस्त स्पीड हमारी चल रही है। अगला देखो, क्या कंपनी फॉर्म फॉर द फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। अब देखो इसके अंदर का केस लॉ है गिलफ्रॉड मोटर वर्सेस हॉर्न का। मैं जो आपको कहानी बता रहा हूं ना, इसको आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज के लिए, क्योंकि केस स्टडी ऐसी ही कहानी के बदौलत आपको पूछा जाता है। पर क्या आपको एग्जाम में कहानी को एक्सप्लेन करना है कि सिर्फ केस लॉ का नाम लिख के आना है? 1000 बार मैं अपना सर पटकवा चुका हूं, अभी मैं आपको 11,000 भी बार बता रहा हूं कि आपको सिर्फ केस लॉ का नाम लिख के आना है। गबलगट्टू, अगर आपने बेटा वहां पर एक्सप्लेन किया ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पेपर के अंदर आके आपको मारूंगा। झूठ नहीं कह रहा हूं मैं, आपके ऊपर पेपर पे पानी डाल दूंगा मैं आपके, ठीक है। आइए देखो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर। सर इस कंपनी में गिलफ्रॉड मोटर वर्सेस हॉर्न क्या कह रहा है, इस कंपनी में हुआ क्या था, एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि जब तुम हमारे कंपनी को छोड़ोगे ना, तो तुम सिमिलर कंपनी जो हमारे कामकाज करते हैं ना, वो सेम कंपनी नहीं बनाओगे। अब क्या होता है कि गिलफ्रॉड मोटर से हॉर्न निकलता है, और हॉर्न है ना अपने नाम पर नहीं, अपने बीवी और दोस्त के नाम पर बेटा यहां पर क्या करता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है। अब उसके बाद उसके अंदर चलाने वाला कौन है, हॉर्न है, और वो है ना कस्टमर को सॉलिसिट भी करता है बेटा गिलफ्रॉड मोटर के, मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करता है कि वो कंपनी तो महंगा माल बेचने में सस्ते में दे दूंगा, ऐसा कुछ कुछ करता है बेटा। तो ऐसे गबलगट्टू वाले काम अगर इन्होंने किया तो कोर्ट बोलेंगे मैं क्या करूंगा, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा बोलो बच्चों, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दूंगा, और कंपनी और हॉर्न को एक ही मानूंगा। क्या, हाँ सर, कंपनी और हॉर्न को मैं एक ही मानूंगा, ऐसा यहां पर बोला जाता है। क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से क्लियर है? क्या सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें लगभग क्लियर है? क्या डन है? तो सर ये 5 केसेस है जिसके अंदर हम लोग कॉर्पोरेट वेल को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं। कॉर्पोरेट वेल आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला मैं बात करूंगा क्लासेस ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। इसके अंदर 3 प्रकार की कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या कहता है, इनका कहना है कि ऐसे कंपनी के अंदर जो मेंबर की लाइबिलिटी है ना, वो अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर जितनी होती है। मुझे बताइए, अगर शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए और शेयर की पेड अप वैल्यू है यहां पर 70 रुपए, तो मुझे बताइए बुरे से बुरे हालत में, मतलब कंपनी चल रही है या कंपनी लिक्विडेट हो रही है या कुछ भी हो रहा हो कंपनी के साथ, कितना पैसा बुलाया जा सकता है? सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। आपको पास होना है सितंबर 25, तो कमेंट करेंगे मुझे कितना पैसा बुलाया जा सकता है। सभी लोग चैट सेक्शन के अंदर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 30 कितना बुलाया जा सकता है बोलो? 30 सर यहां पर बुलाया जा सकता है मैक्सिमम। वेरी गुड सोनू, यश, गौरी, फिर यहां पर कौन, यहां पर रिया, फिर स्वानंदी, मन्नत। अरे भाई चैट अब बहुत स्पीड में जा रही है, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। आइए अगला देखो क्या है यहां पर दोस्तों। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर, सर कंपनी ये पैसा अपने डेट्स को पूरा करने के लिए भी बुला सकती है, पर जो पैसा है ना मैक्सिमम कितना बुलाएंगी, अनपेड वैल्यू जितना मैक्सिमम पैसा बुलाएंगी। एक बात बता दूं, कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी लायबल होंगी क्या कंपनी के डेट्स के लिए? नहीं सर, मेंबर की सेपरेट प्रॉपर्टी, मेंबर पर्सनली लायबल नहीं होता है कंपनी के केस में, सिर्फ और सिर्फ उसकी लायबिलिटी अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर जितनी ही होती है। इस बात को ध्यान रखना, कितनी होती है बोलो बच्चों? क्या मैं पर्सनली लायबल होऊंगा? क्या नो बेबी नो, मैं पर्सनली लायबल यहां पर नहीं होऊंगा। अगला देखो क्या नेक्स्ट,
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के बारे में पढ़ेंगे। आओ बच्चों, एकदम प्यारा प्यारा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर क्या होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं ना, वो कंपनी को यहां पर वादा करते हैं। किस चीज का वादा करते हैं? वो कंपनी से इस चीज का वादा करते हैं कि हम लोग आपके एसेट में कंट्रीब्यूट करेंगे जब आपके कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। ओ मतलब सर, पहले केस में पैसा कभी भी दिया जा सकता है, पर इस केस के अंदर पैसा सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के समय दिया जाएगा। मतलब कंपनी जब वाइंड अप हो रही होंगी, कंपनी का दिवाला निकल रहा होगा, उसी समय यहां पर पैसा दिया जाता है। बाकी किसी भी समय यहां पर पैसा नहीं दिया जाता। सर एक बात समझ लो यहां पर कि मेंबर की जो लायबिलिटी है ना, वो यहां पर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप आएंगी, और जितना उन्होंने वादा किया है ना, उतनी ही अमाउंट को, क्या कहा मैंने, बोलो, जितना उन्होंने वादा किया है ना, उतने ही अमाउंट को आप क्लेम कर पाएंगे, उससे ज्यादा अमाउंट को आप क्लेम कर पाएंगे क्या? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए देने का वादा किया, पर कंपनी जब वाइंडिंग अप हो रही है तो उनको 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है, तो क्या वो मुझसे 1.5 लाख क्लेम करेंगे क्या? नहीं सर, वो मुझसे केवल और केवल 1 लाख रुपए ही क्लेम कर सकते हैं। इस बात का आपको क्या रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या आपको ये बातें क्लियर एकदम? ऑल राइट सर, अगला देखो क्या, अब मैं बात करूंगा यहां पर किसके बारे में, अनलिमिटेड कंपनी के बारे में बात करूंगा। अनलिमिटेड कंपनी के बारे में कुछ खास बात बता दूं मैं आपको कि अनलिमिटेड कंपनी के अंदर क्या होता है बच्चों, जब तक कंपनी चल रही है, मान लो यहां पर कंपनी चालू हुई है बच्चों, स्टार्ट हुई है, मतलब कि इनकॉर्पोरेशन यहां हुआ है कंपनी का, और यहां पर कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, तो अनलिमिटेड कंपनी के केस में, अनलिमिटेड कंपनी के केस में जो लाइबिलिटी होती है ना, जो लाइबिलिटी होती है ना, वो लिमिटेड होती है। क्या होती है बोलो बच्चों? जब तक कंपनी वाइंडिंग अप नहीं हो जाता कंपनी का, तब तक लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि अनपेड अमाउंट ऑन शेयर जितनी है। बट जिस समय कंपनी वाइंडिंग अप होंगी ना, तो जितना भी डेट या लाइबिलिटी माइनस असेट में जितना भी शॉर्टफॉल आ रहा होगा, ये मेंबर्स को पूरा के पूरा शॉर्टफॉल 100% पे करना पड़ता है। क्या? हाँ सर, पे करना पड़ता है। मुझे एक बात बताइए, मेंबर से जो पैसा कॉल करता है, वो कौन कॉल करता है? कौन मेंबर से पैसा बुलाता है? सर मेंबर से जो पैसा है ना, वो कौन बुलाता है? वो क्रेडिटर बुलाता है सर, है ना? क्रेडिटर नहीं, नालायकों, क्रेडिटर नहीं बुलाता है, लिक्विडेटर बुलाता है। इस बात का ध्यान रखना। क्रेडिटर डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता मेंबर से पैसा, लिक्विडेटर कर सकता है। इसके ऊपर सवाल पूछती है आईसीआई कि कौन कॉल करेगा, तो सर कंट्रीब्यूशन यहां पर लिक्विडेटर करता है एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप। मेंबर यहां पर करता है क्या? नहीं सर, नहीं करता है। तो देखो, कोई लायबिलिटी नहीं होती, लायबिलिटी सीज हो जाती है जब वो मेंबर होता है। मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यहां पर नॉट अनलिमिटेड जब तक वो वाइंडिंग अप नहीं होता। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ही आपसे ज्यादा पैसा बुलाया जा सकता है। जो लायबिलिटी है बच्चों, ये एक्सटेंड करती है पूरे कंपनी के डेट्स में, और यू कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। और यहां पर एक और चीज आनी चाहिए कि लिक्विडेटर यहां पर कॉल करता है अमाउंट को। कौन कॉल करता है बोलो बच्चों? लिक्विडेटर कॉल करता है यहां पर अमाउंट को। क्या आपको ये बातें एकदम क्लियर बताइए मुझे जल्दी से, क्या ये बातें आपको एकदम क्लियर? ठीक है, ऑल राइट सर, चलो आगे बढ़ेंगे। क्या बात है, दोनों चैनल मिला के, सीए इंद्रेश गांधी मेरे पर्सनल चैनल और अल्टीमेट सीए, दोनों चैनल पे लाइव स्ट्रीम चल रही है। दोनों मिला के लगभग 600 के आसपास हमारे बच्चे देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, आएंगे सर और आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अब तो भैया जहरीले टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब अब तो मैं क्या बताऊं आपको, एक बार का पूरा लॉ नहीं पढ़ा चलेगा, पर ये टॉपिक्स आपने पढ़ के जाना चाहिए। मजाक कर रहा हूं। देखिए क्या दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने जा रहा हूं 1% कंपनी के बारे में। राजा सुनो ना, ओ राजा जी, है ना, देखिए मैं आपको 1% कंपनी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। 1% कंपनी के अंदर कितने मेंबर होते हैं? एक मेंबर होता है। सर इसके ऊपर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब हो सकता है? अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं है, पर हो सकता है। ठीक है, तीसरा देखो क्या सर, इसका जो मेमोरेंडम होता है, सुन लो बात को, ओपीसी का जो मेमोरेंडम होता है ना, उसके अंदर आपको नॉमिनी का नाम या सक्सेसर का नाम, जिसको उत्तराधिकारी कहते हैं, उसका नाम आपको देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए है, तो उसके मिस्टर ए अगर मेंबर है एक ओपीसी के अंदर, तो वो नॉमिनी का नाम, मिस्टर बी का नाम बताएगा कि अगर ए की मृत्यु हो गई तो बी उसके जगह क्या बनने वाला है? नॉमिनी बनने वाला है। अरे भाई साहब खतरनाक। अब इनका कहना है बी से, लेकिन एक बार राइटिंग में कंसेंट ले लेना, लिख के उससे कंसेंट ले लेना कि वो एग्री कर रहा है कि वो बनना चाहता है हमारा नॉमिनी। पर मैं आपको एक बात बताऊं, नॉमिनी बेटा कभी भी विड्रॉ कर सकता है अपने कंसेंट को। नॉमिनी कभी भी बोल सकता है मुझे नहीं रहना नॉमिनी, और साथ ही साथ मैं बताऊं, मेंबर भी कभी भी नॉमिनी को चेंज कर सकता है। मतलब नॉमिनी खुद भी निकल सकता है और मेंबर भी उसको चेंज कर सकता है। इस बात
बात का ध्यान रखना। अब हुआ है बच्चों करेक्शन इस बार के इसमें, इस बार का अमेंडमेंट सुन लो सर। अगर कोई व्यक्ति मेंबर बनना चाहता है या अगर कोई व्यक्ति नॉमिनी बनना चाहता है, क्या कहा मैंने, बोलो, अगर कोई व्यक्ति मेंबर बनना चाहता है या अगर कोई व्यक्ति नॉमिनी बनना चाहता है किसी भी ओपीसी का, तो सबसे पहली बात उसका मेजर होना जरूरी है। मेजर का मतलब होता है 18+, उसकी उम्र, उसकी एज 18+ होनी चाहिए। दूसरा सर उसको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, बोलो, इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। तीसरा वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब कोई कंपनी ओपीसी नहीं बना सकता, ठीक है ना, इसका नेचुरल हम जैसे इंसान लोग होना चाहिए। और चौथा बोल के रखा है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहना, इसे बोला जाता है रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट अब ये कंडीशन को क्या कर दिया गया है बच्चों, ऑप्शनल कर दिया गया। पहले ऐसे बोलते थे, पहले इसको एक और कंडीशन बनाते थे, बट रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही मतलब होता है कि 120 दिन या उससे ज्यादा पिछले साल इंडिया में रहना। तो मुझे एक बात बताइए, मैं अगर पिछले साल इंडिया में 120 दिन या 110 दिन रहा था, पर मैं इस साल बेटा इंडिया में पूरा रह रहा हूं, मैं पिछले साल कम रहा था, इस साल पूरा रह रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं इंडिया सिटीजन हूं, मैं नेचुरल पर्सन हूं और मैं मेजर हूं, तो क्या मैं ओपीसी बना सकता हूं क्या? हाँ सर, बिंदास बिंदास आप यहां पर ओपीसी बना सकते हो, राइट। ऑलराइट सर, अब देखो क्या, अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला भी समझ लो सर। ओपीसी जो है ना, वो खुद को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती, वो खुद को एनबीएफसी एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं करवा सकती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज एनबी नहीं कर सकती। आपको एक सवाल पूछेंगे कि एक जो सेक्शन 8 सॉरी एक जो ओपीसी है ना, वो क्या करती है यहां पर, वो है ना हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज करती है। तो आप बोलोगे नहीं कर सकती सर, क्योंकि वो चीजें बिल्कुल अलाउड नहीं है। सर क्या ओपीसी खुद को किसी दूसरे कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है क्या? कभी भी, जब तुम चाहो कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब तुम्हारी इच्छा है तुमको कब कन्वर्ट होना है करके, बिंदास बिंदास तुम खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ सर, अब बात करेंगे पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है सर। पब्लिक कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड नाम लिखा होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो ये अपने आप में क्या है बच्चों, ये अपने आप में यहां पर एक पब्लिक कंपनी, मतलब इनके नाम के आगे लिमिटेड शब्द होता है सर। इनके जो शेयर्स होते हैं ना, ये बिंदास फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं सर। इसके ऊपर कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं होता। मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 7 होने चाहिए, थाला फॉर अ रीजन। और देखो इंपॉर्टेंट बात कि सर कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो डीम पब्लिक कंपनी मानी जाती है। जैसे रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। इस बात को माइंड में फिट कर लो। ऑलराइट सर, अगला अब मैं बात करूंगा प्राइवेट कंपनी के बारे में। सर प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड से एंड होती है, जैसे अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम कितने लोग होते हैं? मैक्सिमम 200 लोग होते हैं। पर मैं आपको बता दूं, इन 200 लोगों के अंदर आप जॉइंट शेयर होल्डर, जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ मिलके अगर एक शेयर को या मल्टीपल शेयर्स को होल्ड करके रखे जॉइंटली मिलके, तो आप इनको एक ही मेंबर काउंट करोगे। समझ रहे बात को? क्या काउंट करोगे? एक ही मेंबर आप इनको काउंट करोगे। और अगर शेयर्स किसी पुराने एम्प्लॉय, पास्ट एम्प्लॉय के पास है, पास्ट एम्प्लॉय मतलब कोई व्यक्ति एम्प्लॉय था, उसको हमने उस समय शेयर्स दिया था और वो आज भी शेयर्स को होल्ड करके रखा है, तो हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे हमारे मेंबर्स के अंदर। और अगर कोई प्रेजेंट एम्प्लॉय है और उसके पास कंपनी के शेयर्स है, अगेन मैं बोलूंगा उसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे हमारे मेंबर्स के अंदर। समझे सर? यहां पर रिस्ट्रिक्शन होता है राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को लेके। और हम पब्लिक को इन्वाइट कर सकते हैं क्या सब्सक्राइब करने के लिए सिक्योरिटीज? नहीं सर, नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। अब मुझे थोड़ा सा आपसे कुछ सवाल पूछना है, मुझे चैट सेक्शन के अंदर जवाब देना, ठीक है ना। देखो मुझे एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉय है बच्चों, क्या कहा मैंने, बोलो, कोई व्यक्ति एम्प्लॉय है इस पीरियड में, अब यहां पर है ना बच्चों उसको शेयर्स अलॉट हुए हैं और यहां पर उसने कंपनी को छोड़ दिया और यहां पर वो कंपनी के शेयर्स को सेल करता है और दोबारा से वापस यहां पर परचेस करता है, पर वो पास्ट एम्प्लॉय था, इसका मतलब वो एक्स एम्प्लॉय था। तो जब यहां पर उसने परचेस किया, क्या मैं उसको काउंट करूंगा 200 के लिमिट में या काउंट नहीं करूंगा? मुझे चैट सेक्शन के अंदर चाहिए, मुझे चैट सेक्शन के अंदर चाहिए, मैं काउंट करूंगा कि नहीं करूंगा। तन्नू ने बिल्कुल सही कहा है, आयुष ने बिल्कुल सही कहा है, वैष्णवी ने बिल्कुल सही कहा है, सारे लोग बोल रहे इंक्लूड करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। मैंने आपको याद है ना एक जगन्नाथ ऑयल वाला एक एग्जाम्पल करवाया था, क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर ये वाली बात यहां पर लिखी हुई है, ठीक है ना। ऑलराइट सर, चले
आगे बढ़ेंगे क्या? तो बिल्कुल भी आपको ये चेक करना है भैया कि जिस समय शेयर्स आया उस समय एम्प्लॉई है क्या, आप ये चीज को चेक करो। अगर उस समय वो एम्प्लॉई है मतलब समझ जाना बात को, आप उसको काउंट नहीं करोगे काउंट। पर सर जिस समय वो शेयर्स को एक्वायर कर रहा है उस समय वो एम्प्लॉय नहीं है, तब जाके वो क्या होने वाला है, काउंट होने वाला है। अब देखो स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है, आपको एग्जाम में पूछेंगे एक्स लिमिटेड और आपको टर्नओवर की लिमिट देके रखेंगे, भैया एक्स लिमिटेड तो पब्लिक कंपनी, और एक पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी होती है क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। मतलब कि एक प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी यहां पर बन सकती है। क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों, एक प्राइवेट कंपनी यहां पर स्मॉल कंपनी बन सकती है। डन डना डन डन डना डन डन डना डन डन, है ना? यस सर। अगला देखो क्या सर, अच्छा स्मॉल कंपनी की लिमिट क्या है? 4 करोड़ 40 करोड़। सर स्मॉल कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ या उससे नीचे होना चाहिए, और जो पब्लिक, और सुनो ना, और 40 करोड़ की लिमिट यहां पर देके रखिए किसके, टर्नओवर के, उसका जो सेल्स है वो 40 करोड़ के ऊपर, 40 करोड़ या उससे नीचे होना चाहिए, तो हम लोग उसे स्मॉल कंपनी कह देते। एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी सेक्शन 8 कंपनी या अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी जो होल्डिंग या सब्सिडरी होती है किसी दूसरे कंपनी की, या मान लो कोई एनी अदर स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, ये 3 कंपनीज कभी भी स्मॉल कंपनी बन सकती है क्या? नहीं सर, ये कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। कौन सी बताइए मुझे। सर कोई भी कंपनी अगर किसी की होल्डिंग या सब्सिडरी है, या कोई सेक्शन 8 कंपनी है, या कोई सब्सिडरी कंपनी है, या मतलब सब्सिडरी हो गया, या होल्डिंग हो गया, सेक्शन 8 हो गया, या कोई स्पेशल एक्ट की कंपनी है, वो कभी भी क्या नहीं बन सकती बच्चों, कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। क्या कहा मैंने, बोलो, वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। क्या आपको ये बातें क्लियर? सभी लोग जल्दी से बता देंगे मुझे, क्या आपको ये बातें बिंदास तरीके से, जहरीली तरीके से एकदम क्लियर है क्या? फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे। डन डना डन डन। चलिए सर आ जाओ अगला। अब मैं बात करूंगा क्लासेस ऑफ कंपनी के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब समझो बात को। सबसे पहले मैं सब्सिडरी कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखो सर, एक है कंपनी 1 और एक है यहां पर कंपनी 2। सर कंपनी 1 यहां पर कंपनी 2 को कब अपनी सब्सिडरी बना सकती है? तो 2 तरीके से सब्सिडरी बना सकती है। एक, जब वो कंट्रोल करती है, इसको बताइए ना, कंट्रोल करती है कंपोजिशन, किसको बोलो बच्चों, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर कंट्रोल करती है तो मैं बोलूंगा सर सब्सिडरी बना लिया। और दूसरा, मोर देन वन हाफ, क्या कह रहा हूं मैं, बोलो ना, मोर देन वन हाफ। वन हाफ का मतलब होता है मोर देन 50%। अगर इसके पास क्या है, टोटल वोटिंग पावर है दूसरे कंपनी का, तो मैं बोल दूंगा यहां पर सर फिर से सब्सिडरी बना दिया। अब टोटल वोटिंग पावर के अंदर 2 चीजें आती है बच्चों, एक आता है इक्विटी शेयर और दूसरा क्या आता है, कन्वर्टिबल। याद रखना, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर नहीं है। मैंने इसके ऊपर सुपर 100 में क्वेश्चन भी करवाया हुआ आपको, या मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में क्वेश्चन भी करवाया था कन्वर्टिबल वाला, याद आ रहा है क्या आपको? तो 2 चीजों को आपको लेना है, इक्विटी शेयर को और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर को आप काउंट करते हैं टोटल वोटिंग पावर में। और अगर मोर देन वन हाफ किसके पास है, कंपनी 1 के पास है, तो मैं यहां पर कह दूंगा कि भैया ये इसने क्या करके रखा है, सब्सिडरी बना के रखा है। समझे बात को? जैसे मुझे बताओ, अगर 1 लाख इक्विटी शेयर है कंपनी 2 के, तो उस केस में अगर 50,000 एक और मोर शेयर अगर कंपनी 1 के पास है ना, तो मैं बोलूंगा कंपनी 1 को अपन लोग क्या कहेंगे, होल्डिंग कंपनी कह देंगे। क्या कहेंगे बोलो बच्चों, होल्डिंग कंपनी हम लोग इसे कहते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट, सर कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि सर अगर कंपनी 1 कंपनी 2 के मेजॉरिटी या ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स को कंट्रोल करे, जैसे कंपनी 2 के 10 डायरेक्टर्स है, तो उसमें से 6 और मोर डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर अगर कंपनी 1 के पास है, तो समझ जाना बात को, कंपनी 1 होल्डिंग है, कंपनी 2 सब्सिडरी है। गॉट इट एवरीवन? ऑल राइट सर, एकदम परफेक्टली क्लियर। अब एक बात बता दूं मैं आपको कि ये जो मोर देन वन हाफ है ना, ये कंपनी खुद से भी कर सकती है या अलॉन्ग विथ इट्स सब्सिडरीज भी कर सकती है। सर मतलब क्या, जैसे कंपनी 1 की एक सब्सिडरी है कंपनी 2, अब कंपनी 1 30% होल्ड करता है कंपनी 3 के अंदर, और कंपनी 2 21% होल्ड करते हैं, मान लो 21% होल्ड करते हैं मान लो कंपनी 3 में, तो क्या मैं कंपनी 3 को कंपनी 1 की सब्सिडरी बोल सकता हूं क्या? हां सर बोल सकते हो, क्योंकि मोर देन 50% आप खुद से या अपने किसी दूसरे सब्सिडरी के थ्रू भी एक्वायर कर सकते हो। क्या बिंदास कर सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। देखो पूरी बातें यहां पर लिख दी है, और ये चीज अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुकी है कि प्राइवेट कंपनी अगर सब्सिडरी होती है कोई भी पब्लिक कंपनी की, तो उसे डीम पब्लिक कंपनी कहा जाता है दोस्तों। क्या आपको बातें एकदम क्लियर है क्या? देखो ना
चलो आ जाओ यहां पर सर, कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स, फिर बोला मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर आइदर ऑन इट्स ओन या टुगेदर विथ वन और मोर सब्सिडरीज। फिर यहां पर क्या बोला यहां पर कि सर बाकी प्राइवेट कंपनी भी को भी डीम पब्लिक कंपनी हम लोग कहते हैं क्या, बिंदास बिंदास कहते हैं सर, कोई एब्सोल्युटली इशू इसके अंदर नहीं है। दोस्तों मैं अगर आपको अब बात करूं आपके साथ, तो नेक्स्ट वाले पॉइंट देखेंगे, एसोसिएट कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है समझ लो। एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होल्ड करती है। क्या करती है राजा बेटा, सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस को होल्ड करती है, बट दूसरे को अपनी सब्सिडरी नहीं बनाती। देखो सब्सिडरी तो मोर देन 50% से बनता है, इसका मतलब अप टू 50% होल्डिंग है, मतलब वो एसोसिएट कंपनी है। सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का मतलब होता है एटलीस्ट 20%, कम से कम 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर अगर एक कंपनी के पास है। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज क्या है सुन लो, 20 से लेके 50 तक दोनों लिमिट को इंक्लूड कर देना। अगर इस रेंज के अंदर एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है तो मैं इसे सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस बोलूंगा, और सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस के केस में सर हम लोग इसे एसोसिएट कंपनी कह देते हैं। क्या, हाँ सर हम लोग इसे एसोसिएट कंपनी कह देते हैं। सर जॉइंट वेंचर के केस में जॉइंट कंट्रोल होता है एक कंपनी का, तो उसके अंदर भी हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो एसोसिएट कंपनीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन और आइडिया मिलकर वीआई बनाए, अब मान लो इन्होंने जॉइंट वेंचर में ये चीज की है, तो ऐसे केस में वोडाफोन और आइडिया आपस में ये क्या बन जाती है, एसोसिएट कंपनी बन जाएंगी। किसके साथ, वीआई के साथ। किसके साथ बोलो बच्चों, वीआई के साथ। गॉट इट एवरीवन। क्या आपको ये बातें सभी को क्लियर है क्या, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से क्लियर है क्या, समझ में आ गया आपको बातें? सभी लोग बताएंगे क्या आप लोग मेरे साथ हैं, फटाफट फटाफट जल्दी से बता दो मुझे, क्या आप लोग एकदम बढ़िया से रिवाइज कर पा रहे हैं ना मेरे साथ? क्या आपको पूरी चीजें रिकॉल हो रही है बच्चों, एकदम बढ़िया बढ़िया रिकॉल हो रहा है ना, मजा आ रहा है ना रिवीजन करने के लिए, है ना, एकदम परफेक्ट स्पीड है। मैंने आपसे कहा था कि आप घर पर पढ़ोगे तो इतना जबरदस्त तरीके से इफेक्टिव रिवीजन नहीं करोगे आप मेरे साथ। क्या होता है अपना वो एग्जाम के दिन वाला एक प्रेशर अलग होता है यार, तो एकदम मेरे साथ आप रहोगे तो आपका रिवीजन होते हुए चलेगा और स्पीड में भी होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा रिवीजन, ठीक है ना। यस ऑल राइट सर, चलो पानी पीते हैं एंड देन फिर उसके बाद अपन लोग इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करें। एक मिनट रुकना बस। चलो बहुत बढ़िया आ जाओ। अब हम लोग ध्यान देना, और अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लासेस ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल के बारे में। अब हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं बोलो बच्चों, क्लासेस ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। तो इसमें दो प्रकार की कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड होते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वो लिस्टेड कंपनी मानी जाती है। और अनलिस्टेड कंपनी मतलब जिसके शेयर लिस्टेड नहीं होते, वो अनलिस्टेड कंपनी होती है। वाह, एक प्राइवेट कंपनी हमेशा अनलिस्टेड की कैटेगरी के अंदर होती है, ठीक है दोस्तों। अगला आता है फॉरेन कंपनी। तो समझ लो फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी बच्चों जो इनकॉर्पोरेट हुई है कहां पर, इंडिया के बाहर, जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, प्लस इसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, मतलब जो जहां पर ये धंधा करती है ना, ये अगर धंधा कहां पर करती है, इंडिया के अंदर करती है, तो मैं बोलूंगा सर इसे फॉरेन कंपनी बोला जाता है। अब वो धंधा इंडिया में फिजिकली करे, इलेक्ट्रॉनिकली करे, अपने एजेंट के थ्रू करे, किसी के भी थ्रू करे दोस्तों, तो मैं इसे क्या बोलूंगा सर, मैं इसे फॉरेन कंपनी कहता हूं। जैसे नेटफ्लिक्स ये इलेक्ट्रॉनिक धंधा करती है, जैसे बीएमडब्ल्यू ये अगर मैं बात करूं तो ये फिजिकल धंधा करती है, जैसे फरारी अगर मैं बात करूं अपने एजेंट के थ्रू धंधा करती है। तो ये सारे जितनी भी कंपनीज धंधा कर रही है, अभी मुझे बताइए, अच्छा अभी टेस्ला भी इंडिया में आ चुका है, तो क्या ये भी फॉरेन कंपनी है क्या? हाँ सर, क्योंकि वो इंडिया के बाहर बनी है और उसका धंधा इंडिया में हो रहा है, तो मैं इसे फॉरेन कंपनी कहता हूं। मुझे एक बात बताना, अगर ऐसी कंपनी है जिसके अंदर 100% ऑफ शेयर कैपिटल इंडियंस ने होल्ड करके रखा है, बट वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है सिंगापुर में और वो बिजनेस भी सिंगापुर में करती है, तो क्या मैं उसे फॉरेन कंपनी बोलूंगा क्या? नहीं सर, उसे आप फॉरेन कंपनी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकता दोस्तों? क्योंकि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। तो देखो सर, मैंने क्या कहा, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया के अंदर, एक तो खुद से अपने एजेंट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, एंड फिर क्या बोल के रखिए, बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में है, तो हम लोग उसे क्या बोल देते हैं, फॉरेन कंपनी कह देते हैं। ऑलराइट सर, अगला बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करूंगा मैं। सर ये गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, तो देखो सुन लो ना, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है सर ऐसी कंपनी जिसके अंदर, सुन लो,
दो तरीके से गवर्नमेंट कंपनी बनाई जा सकती है। मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूं, ऐसी कंपनी जिसके अंदर 50%, 51% ऑफ इट्स टोटल वोटिंग पावर अगर होल्ड करके रखा है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, या स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर होल्ड करके रखा है, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बहुत सारी गवर्नमेंट मिलकर 51% करे, या एक ही गवर्नमेंट 51% और मोर करे। क्या कहा मैंने, बोलो 51% और मोर करे, ठीक है ना। या तीसरा, जैसे देखो मोदी जी हो गया, या ममता दीदी हो गया, या मोमा हो गया। मोमा का मतलब क्या होता है, मोदी जी प्लस ममता दीदी मिलके क्या करे, मतलब क्या, इन्वेस्ट करे 51% और मोर टोटल वोटिंग पावर में किसी कंपनी के, तो इस कंपनी को क्या बोल दिया जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा, बोलो बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी बोल दिया जाता है। समझे क्या? तो ये एक तरीका है बच्चों गवर्नमेंट कंपनी बनाने का। और दूसरा तरीका देखो, अच्छा 51% का मतलब क्या होता है, अगर 1 लाख शेयर्स है तो 51% कितने से होता है, 5,10,000 से 51% होता है। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? हाँ सर, 5,10,000 से होता है। ऑलराइट, अब ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका देखो क्या है गवर्नमेंट कंपनी बनाने का। दूसरा तरीका है कि अगर कोई एक गवर्नमेंट कंपनी है और वो किसी दूसरे कंपनी को अपनी सब्सिडरी बनाती है। अब सब्सिडरी दो तरीके से बना सकती है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या मोर देन वन हाफ। क्या कहा मैंने, बोलो, मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर अगर वो होल्ड करती है तो दूसरी कंपनी को सब्सिडरी बना दी ना, तो मैं बोलूंगा इसे भी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। तो फिर से रिपीट कर दूं कि जब कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होती है तो वो डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये कंपनी है बच्चों, एक गवर्नमेंट कंपनी, और इस कंपनी के है 10 लाख शेयर्स। मुझे बताओ इसमें से अगर 5,05,000 शेयर्स गवर्नमेंट कंपनी के पास है, कंपनी 2 के, तो क्या मैं इसे गवर्नमेंट कंपनी बोल दूंगा क्या? हाँ सर, आप बिंदास बिंदास बोल दोगे, क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी ने दूसरे कंपनी को सब्सिडरी बना दिया। यहां पर बेटा 51% वाली लिमिट मत लगाना। 51% वाली लिमिट सिर्फ गवर्नमेंट्स के केस में देखते हैं अपन। यहां पर मोर देन 50%, मोर देन 50 का मतलब होता है 5 लाख के ऊपर एक भी शेयर है तो सर वो सब्सिडरी बन जाती है। क्या आपको ये चीजें क्लियर है? क्या ये है ना एक्सीडेंट पॉइंट है, इसके ऊपर सवाल पूछता है। मैंने आपको सुपर 100 के अंदर भी इसमें कवर किया हुआ आप लोगों को, ठीक है। तो देखो यहां पर ये पूरी चीजें अपने डिस्कस हो गई। अब मैं बात करूंगा सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो बनती है चैरिटेबल, ओ माय गॉड, किसको बोलो ना, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए बनती है। किसको बनती है, बोलो किस लिए बनती है? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो कंपनी बनती है उसे सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है। अब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है, तो स्कूल को याद करो। स्कूल में क्या क्या होता है? आर्ट, कॉमर्स, साइंस होता है। फिर कहने के लिए एजुकेशन होता है, स्पोर्ट्स भी होता है। फिर सोशल वेलफेयर वाली एक्टिविटीज होती है, रिलीजियस एक्टिविटीज वाली होती है, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ये सारी एक्टिविटीज स्कूल के अंदर करवाते हैं सर। तो ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो हम लोग इसे क्या नाम देते हैं? हम लोग इसे सेक्शन 8 कंपनी का नाम देते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, कंपनी, सर मुझे एक बात बताओ ना सर, यहां पर क्या कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट्स को अप्लाई कर देती है क्या इस प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो यहां पर प्रमोट कर देती है। एक और बात बता दूं, एक पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है किसके अंदर? सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। ओके सर, सेक्शन 8 कंपनी को अलाउ कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर करता है सेक्शन 8 कंपनी को, और वो नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं जोड़ता, और ये अपने आप में कुछ प्रिविलेजेस को एंजॉय करती है कंपनी। क्या करती है बोलो? कुछ प्रिविलेजेस को एंजॉय करती है कंपनी। सर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लाइसेंस को रिवोक भी कर सकता है। क्या कर सकता है बोलो बच्चों? रिवोक। रिवोक का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है, बट लाइसेंस को कैंसिल करने से पहले नोटिस देना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्ड मतलब बोलने का मौका देना पड़ेगा। और एक बार अगर लाइसेंस में कैंसिल कर रहा हूं सामने वाले का, तो मैं एक तो उसको उस कंपनी का बाइंडिंग अप करवा दूंगा या उसको अमलगमेट करवा दूंगा किसी दूसरे कंपनी के साथ, उसको जोड़ दूंगा, उसको अमलगमेट करवा दूंगा। ऐसा मैं यहां पर कर सकता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताइए जरा सर, दो चीजें हो सकती है, एक तो बाइंडिंग अप कर सकता हूं या अमलगमेट कर सकता हूं। जो भी करूं उससे पहले एक बार बोलने का मौका देना चाहिए। सर कितनी पेनल्टी या पनिशमेंट है? तो कंपनी के ऊपर 10 लाख से 1 करोड़ की फाइन है। डायरेक्टर एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट
डिफॉल्ट के ऊपर 25,000 से 25 लाख तक की फाइन यहां पर लगती है। एक बात बता दूं, सेक्शन 8 कंपनी में 14 डेज का नोटिस आप दे सकते हो मीटिंग को बुलाने के लिए। इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, ये सब चीजों का कोई जरूरत यहां पर नहीं होती, क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी होती है। ठीक है, ऑलराइट सर। अगला देखो, डोरमेंट कंपनी। सर डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आने जा रहा है यहां पर, डोरमेंट कंपनी। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी में ना ये रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं? अमलगमेट कर सकते हैं या वाइंडिंग अप करवा सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोनों करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाता है, इस बात को भी आपको स्टेट करना पड़ेगा। ऑलराइट सर, अगला देखो क्या सर, सबसे पहले तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बता देता हूं, एकदम इजी पीसी। इसके एग्जांपल क्या क्या? LIC है, IDFC है, UTI है, ये इसके एग्जांपल्स है बच्चों। ये क्या कहता है समझना, ये कहता है कौन सी कंडीशन लगती है PFI बनने के लिए। तो अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है एक्ट के अंदर, किसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है बोलो बच्चों? एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, और उस कंपनी में कम से कम 51% और मोर सेंट्रल स्टेट या पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट है, मतलब मोदी जी, ममता दीदी या मोमा के द्वारा है, तो उसे हम लोग PFI कह देते हैं। PFI की पहचान कैसी होती है? इस कंपनी के नाम के अंदर फिन कॉर्पोरेशन लिखा होता है। क्या लिखा होता है बोलो बच्चों? फिन कॉर्पोरेशन इस कंपनी के नाम के आगे लिखा होता है, तो आप उसे PFI कह देते हो। अगला मैं बात करूंगा निधि के बारे में। निधि मतलब निधि कंपनी के बारे में बात करूंगा। निधि कंपनी मतलब जैसे मम्मी की किटी पार्टी होती है, आप समझ लो उस किटी पार्टी को हमने क्या कर दिया? एक कंपनी का स्वरूप दे दिया। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत आती है, तो अगर आपको कोई कंपनी ओपन करना है तो आप निधि कंपनी को ओपन कर सकते हो, जो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनाई जाती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बनाई जाती है। इसमें हम लोग हैबिट, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग मेंबर्स, मतलब मेंबर्स लोगों के बीच में सेविंग्स को प्रमोट करे। क्या करे बोलो बच्चों? सेविंग्स को प्रमोट करे, उसके लिए ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। निधि को, किसको बोलो बच्चों? निधि को। किसको बोलो जल्दी से मुझे, है ना यहां पर निधि। ठीक है, चलिए सर आ जाए, आगे बढ़ेंगे क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर? यस सर, आ जाओ यहां पर। अब हम लोग बात करेंगे डोरमेंट कंपनी के बारे में। सर डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? डोरमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी बच्चों जिसको फॉर्म, जिसको बनाया जाता है और जिसको रजिस्टर किया जाता है अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको रजिस्टर किया जाता है। फिर से रिपीट करूं, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको क्या किया जाता है बच्चों? रजिस्टर किया जाता है। जो कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आया है, किसके लिए आया है बोलो? जो कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आया, आज प्रोजेक्ट नहीं करना है, फ्यूचर प्रोजेक्ट, या कोई असेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने आया है और जिसका कोई भी इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ऐसी कंपनी या कोई इनएक्टिव कंपनी अप्लाई कर सकती है ROC को कि प्लीज मुझे डोरमेंट का स्टेटस दे दो। तो कौन सी कंपनी बोलो? सर ऐसी कंपनी जो कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आई है, या जो असेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ऐसी इनएक्टिव, तो ऐसी कंपनी या इनएक्टिव कंपनी अप्लाई कर सकती है और बोल सकती है माय बाप मुझे डोरमेंट का स्टेटस दे दो। अब इनएक्टिव कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिन्होंने बिजनेस या ऑपरेशंस को, या जिन्होंने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया पिछले 2 सालों में, मतलब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और 2 सालों से धंधा ही नहीं किया है, या 2 सालों से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ही नहीं की है, या पिछले 2 सालों में एनुअल रिटर्न्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान रखना दोनों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एनुअल रिटर्न्स भी, इसको भी फाइल नहीं किया है, अब तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो वो इनएक्टिव कंपनी बोला जाता है। और ये जो इनएक्टिव कंपनी होती है ना बच्चों, ये क्या कर सकती है यहां पर? ये अप्लाई कर सकती है डोरमेंट के स्टेटस के लिए। ऑलराइट सर, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सारे ट्रांजैक्शन, 4 ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी पूरे सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। मतलब ये 4 ट्रांजैक्शन कंपनी कर भी रही है ना, मैं बोलूंगा इनसिग्निफिकेंट है, डोरमेंट का स्टेटस दे दो। पहला क्या? रजिस्ट्रार को पेमेंट करना, एक्ट के कंप्लायंस के लिए कोई पेमेंट करना, शेयर्स को अलॉट करना एक्ट के कंप्लायंस के लिए, और चौथा मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ऑफिस, है ना। ये 4 ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसको अगर एक कंपनी करती भी है तो हम लोग उसे इनसिग्निफिकेंट मानते हैं और हम लोग उसको आगे बढ़ने देते हैं। क्या? यस 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 सर, हम उसको आगे बढ़ने देते हैं। गॉट इट एवरीवन? क्या आप सभी लोगों को ये बातें क्लियर है क्या? चलिए सर, अब मैं चलूंगा सेक्शन नंबर 7 के ऊपर। सेक्शन नंबर 7 यहां पर आप लोगों के साथ बात करता है किससे रिलेटेड? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बात करता है? जरा स्क्रीन पर देखेंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड हम लोग यहां पर बात करेंगे। प्रजापति प्रिंस कह रहे हैं सर नींद आ रही है, तो सो जाओ बेटा, फिर ICAI सीधा लॉ पेपर में उठाएंगा आपको पेपर देके। ठीक है, आओ चलो अब देखो क्या, अब मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर 7 को लेके। सबसे पहला अगर मैं
मैं बात करूं तो मुझे बताइए कौन कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है? तो सर अगर पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो 7 लोग करेंगे। कितने लोग करेंगे बोलो बच्चों? 7 लोग होंगे सब्सक्राइबर। प्राइवेट कंपनी के केस में कितने सब्सक्राइबर होंगे? 2 सब्सक्राइबर होंगे। ओपीसी के केस में कितने सब्सक्राइबर होंगे? ओपीसी के केस में 1% मेंबर सब्सक्राइबर होगा। कितना होगा बोलो बच्चों? 1% मेंबर सब्सक्राइबर होगा। समझे क्या आप बात को? ऑल राइट सर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करते हैं किसको? आरओसी को। और आरओसी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू कर देता है। पर अगर और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में वो सिन नंबर डालता है बच्चों, और कंपनी को ये सारे रिकॉर्ड्स को अपने रजिस्टर ऑफिस पर अच्छे से संभाल कर रखना होता है। लेकिन ऐसा पाया जाता है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते वक्त या कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद अगर कोई झूठी फॉल्स इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया गया था या इंपॉर्टेंट फैक्ट को मतलब इंफॉर्मेशन को सप्रेस यानी कि दबाया गया था, तो सेक्शन नंबर 447 के अंदर यहां पर क्या कर देंगे हम लोग? जिन लोगों ने अर्जी लगाई ना उन लोगों को लायबल कर देंगे। क्या कर देंगे बोलो? जिन लोगों ने अर्जी लगाई ना उन लोगों को अपन लोग क्या कर देंगे? लायबल कर देंगे। क्या कर देंगे? सभी लोग जल्दी से बताओ मुझे। लायबल कर देंगे। समझ में आ रहा है कि आपको बात है? ऑल राइट सर। अब देखो क्या, अब इसके बाद आता है इसके अंदर कौन से अब देखो यहां पर लिखा है ना कि आपको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। तो सर कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना पड़ता है? तो देखिए, पहला एमओए और एओए को साइन करके सारे के सारे लोग सबमिट करेंगे। दूसरा सर डिक्लेरेशन दिया जाएगा जो लोग कंपनी को बना रहे यानी कि एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए के द्वारा, और जिनका भी नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर है वो लोग भी डिक्लेरेशन देंगे कि जो भी एक्ट के रिक्वायरमेंट है, क्या कहा मैंने बोलो बच्चों? जो भी एक्ट के रिक्वायरमेंट है ना वो एक्ट के रिक्वायरमेंट कंप्लाई हुए हैं। क्या कहा मैंने बोलो? जो भी एक्ट के रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई किए गए हैं, मतलब सभी कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया है। तीसरा देखो क्या सर, अगर कोई व्यक्ति यहां पर, अब देखो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा सब्सक्राइबर ऑफ एमओए के द्वारा। किसके द्वारा बोलो बच्चों? सब्सक्राइबर ऑफ एमओए के द्वारा, एंड फ्रॉम द पर्सन नेम्ड एज अ फर्स्ट डायरेक्टर। तो फर्स्ट डायरेक्टर या सब्सक्राइबर ऑफ एमओए के द्वारा आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा 3 चीजों को लेके कि वो व्यक्ति क्या नहीं है, वो व्यक्ति कॉन्विक्ट नहीं है कोई भी ऑफेंस के लिए फॉर प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी को बनाते वक्त, प्रमोट करते वक्त या फॉर्म करते वक्त मैंने कोई भी ऑफेंस आज तक किया नहीं हूं, मतलब मैं कॉन्विक्ट का मतलब होता है प्रूव्ड गिल्टी बाय कोर्ट ऑफ लॉ। मैं कॉन्विक्ट नहीं हूं, ऐसा उसको डिक्लेरेशन देना है। दूसरा, उसको यह बताना है कि मैं कोई भी फ्रॉड या मिसफियंस के लिए गिल्टी फाउंड नहीं किया गया हूं पिछले 5 सालों में। मतलब पिछले जिस समय मैं इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं ना, यहां से पिछले 5 सालों में मैं गिल्टी नहीं हूं फ्रॉड वॉर्ड के लिए। जैसे मुझे एक बात बताइए, अगर यहां पर आज अगर विजय माल्या कंपनी ओपन करता है तो सेकंड केस के अंदर वो नहीं फंसने वाला है। क्यों? क्योंकि 5 साल हो चुके उसको फ्रॉड किए हुए। ठीक है, ऑलराइट सर। इसके अलावा उसका कहना है कि मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर रहा हूं ना वो मेरे नॉलेज के हिसाब से एकदम ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन को बताते हैं। अब आपको इसके अंदर एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस भी देना पड़ता है। क्या? बिल्कुल, कि जब तक आपका फाइनल ऑफिस नहीं आ जाता तब तक कहां पर आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकती है आरओसी। इसके अलावा जो भी सब्सक्राइबर है, मतलब कल चल के जो भी मेंबर बनने वाले हैं कंपनी के, उनका नाम, अता पता, सरनेम, लापता, सब चीजें आप डालोगे यहां पर। फिर सर जो भी डायरेक्टर होता है उनका भी नाम, नंबर, सब कुछ डालोगे। साथ ही साथ आपको डिन नंबर उनका देना पड़ेगा। और जितने भी फर्स्ट डायरेक्टर है, मतलब हमारे कंपनी के पहले डायरेक्टर है, अगर वो किसी दूसरे कंपनी के अंदर, क्या कहा मैंने बोलो? अगर वो किसी दूसरे कंपनी के अंदर, किसी दूसरे कंपनी के अंदर अगर वो यहां पर क्या होता है, डायरेक्टर्स है, तो आपको बताना पड़ेगा उन लोगों को कि हम उस कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर है और उससे कंसेंट देना पड़ेगा कि वो हमारे कंपनी डायरेक्टर बनने के लिए भी क्या है बच्चों, रेडी है करके। क्या है बोलो जल्दी से? रेडी है करके। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? क्या फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? क्या जल्दी बोलो, क्विकली बोलो, अभी के अभी बोलो। अब मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं फिर से, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इनका कहना है कि सर अगर कंपनी को आपने झूठी इंफॉर्मेशन देके बनाया तो झूठी में मक्कार, ऐसा मतलब आप यहां पर बोल रहे हैं, आपको ट्राइब्यूनल बोल रहा है यहां पर कि तुमने झूठी इंफॉर्मेशन दिया है और अब तुमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है ना, तो ट्राइब्यूनल तुमको डंडे मारेगा। झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपको, ट्राइब्यूनल बोलेगा मैं तो तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर पास करूंगा। 5 प्रकार के ऑर्डर ट्राइब्यूनल पास कर सकता है। सबसे पहला ऐसा ऑर्डर बच्चों, ऐसा ऑर्डर जो ट्राइब्यूनल को ठीक लगता है। क्या कहा मैंने बोलो? जो ट्राइब्यूनल को ठीक लगे, रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट को लेके। सर रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है?
मतलब जैसे यस बैंक के अंदर फ्रॉड निकला था ना, तो ट्राइब्यूनल ने बहुत ही कातिल चीज कर दिया था कि एसबीआई के मैनेजमेंट को उठा के यस बैंक को चलाने के लिए दे दिया था। तो ये होता है रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट करना। दूसरा, ट्राइब्यूनल मेंबर्स की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकता है। ट्राइब्यूनल कंपनी के रजिस्टर्स में से नाम को रिमूव कर सकता है कंपनी के। ट्राइब्यूनल और वाइंडिंग अप का ऑर्डर, मतलब कंपनी को ताले लगाने का ऑर्डर पास कर सकता है। या जो भी ट्राइब्यूनल को ठीक लगे वो ऑर्डर पास किया जा सकता है। खैर कोई भी ऑर्डर पास हो उससे पहले कंपनी को एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना चाहिए, और जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी ने किया है ना, वो ट्रांजैक्शन को एक बार ट्राइब्यूनल ने चेक कर लेना चाहिए, और उसके बाद ही वो क्या करेगा, उसके बाद ही वो बच्चों ऑर्डर को पास करेगा। ठीक है, ऑलराइट सर, ये चीज को मैं एक झटके में आपको समझा देता हूं। सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है, सुन लो, नॉट सो इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 9 कहता है कि जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो इनकॉर्पोरेशन की आपकी तारीख है, उस तारीख के ऊपर कंपनी के जितने भी फीचर्स होते हैं, कौन से फीचर्स, वो याद है आपको, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील और वो सारे फीचर्स नहीं है क्या, वो जितने भी फीचर्स होते हैं ना, वो पूरे के पूरे फीचर्स क्या हो जाते हैं बच्चों, एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बोलो जल्दी से, एक्टिवेट हो जाते हैं। बस ऐसा इसका यही मतलब दे के रखा है। ठीक है, ऑलराइट सर। अब मैं बात करूंगा शेयर्स का क्या मतलब होता है। तो अब ये चीज आपने आज अकाउंट्स का पेपर आपका हुआ है, तो आपको शेयर के बारे में पता ही होगा कि शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। शेयर सर एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो ट्रांसफरेबल होती है बिंदास तरीके से। इसका शेयर कैपिटल डिस्टिंक्टली नंबर होते हैं, अलग अलग नंबर शेयर कैपिटल के होते हैं सर, सॉरी शेयर्स के होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दो प्रकार के शेयर कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल। इक्विटी कैपिटल में दो प्रकार के, एक विद वोटिंग राइट्स और दूसरा डिफरेंशियल वोटिंग राइट। समझ रहे हैं, जैसे एक शेयर पे एक वोट मतलब विद वोटिंग राइट्स हुआ, 10 शेयर पर एक वोट मतलब डीवीआर हुआ। पहले है ना टाटा का डीवीआर हुआ करता था, मैं उसका शेयर होल्डर भी था, बट बाद में टाटा ने वो रिवोक कर लिया, क्योंकि ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया कि वो रिवोक करके नॉर्मल शेयर्स दे दो करके, तो डीवीआर भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर बच्चों क्या होता है, यहां पर दो प्रकार के प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, दो प्रकार के प्रेफरेंशियल राइट होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। सबसे पहला डिविडेंड को लेके कि इक्विटी वालों से पहले डिविडेंड प्रेफरेंस को मिलता है, और दूसरा जब कल चल के कंपनी डूबेंगी बच्चों, तो जब भी कंपनी डूबेंगी ना, तो सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को पे किया जाएगा, मतलब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल को लेके और डिविडेंड को लेके। वाइंडिंग अप के समय जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा और दूसरा डिविडेंड को लेके, ये दो चीजों को लेके सर यहां पर क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है। क्या होता है बोलो बच्चों, प्रेफरेंशियल राइट होता है। क्या आपको ये बातें क्लियर है। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स को आप कर सकते हैं क्या, अथराइज कैपिटल है आपको पता है ना, अथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, ऑलराइट सर। अगला बात करूंगा मैं अब आपके साथ एमओए को लेके। आ जाओ फटाफट, एमओए से अपन लोग चालू करेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फिर उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे और एमओए के बारे में पढ़ेंगे। डन, बहुत बढ़िया सर। हमारा ऑलमोस्ट 80% हो चुका है हमारा रिवीजन कंपनीज एक्ट का। अब केवल और केवल अपना 20% बचा हुआ है। अगला 15 मिनट में अपना रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। किसका, कंपनीज एक्ट का। ठीक है, चलिए सर। आ जाओ। हाँ दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, सारे के सारे लोग ध्यान देना, यहां पर एमओए के बारे में बात करेंगे। सर एमओए को क्या बोला जाता है, एमओए को चार्टर डॉक्यूमेंट बोला जाता है। चार्टर का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहां पर एमओए को बोला जाता है, जो कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है कि कंपनी क्या कर सकता है, कंपनी के स्कोप को, पावर्स को डिफाइन करता है कि कंपनी के क्या पावर्स है और क्या क्या सारी चीजें उसके बारे में पता चलता है। क्या चलता है बोलो बच्चों, उसके बारे में अपना यहां पर पता चलता है। ठीक है, आ जाइए सर, अगला देखो क्या। अब सर हम लोग एमओए को हमने देखा था सर कि जब हम लोग कंपनी बनाते हैं ना, तो एमओए और एओए को हम लोग रजिस्टर करते हैं आरओसी के पास। सर हम लोग क्यों रजिस्टर करते हैं एमओए को, क्या ऑब्जेक्टिव है सर एमओए और एओए को रजिस्टर करने के। तो देखो सर, जो ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग एमओए, एमओए को क्यों रजिस्टर किया जाता है सर, एमओए के अंदर है ना ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स होता है और स्कोप होता है, जिसके आगे कंपनी नहीं जा सकती। जैसे अल्टीमेट सीए के ऑब्जेक्ट, एमओए में लिखा है ऑब्जेक्ट्स के अंदर कि हम सीए की क्लासेस दे सकते हैं। तो क्या हम बीकॉम छी क्या हम सीएस की क्लासेस, या क्या हम लोग यहाँ पर सीएमए की क्लासेस दे सकते हैं क्या, नहीं सर नहीं दे सकते। बीकॉम की तो वैसे ही नहीं देना है। अगला, इट अनेबल्स टू नो द कंपनी पावर, मतलब ये बताता है कि कंपनी के क्या पावर है और कौन सी
सी एक्टिविटीज में कंपनी एंगेज कर सकती है। इसके अलावा ये भी बताता है कि एवरी पर्सन जो भी कंपनी के साथ डील करना है ना, हम प्रिज्यूम कर लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि उसके पास एमओए का नॉलेज है। इसके साथ साथ ये अनेबल करता है शेयर होल्डर्स को कि कहां पर पैसा आखिर यूज हो रहा है ना, उसके बारे में भी पता चलता है बच्चों। किसको? उसके बारे में भी यहां पर पता चलता है, किसको? एमओए को रजिस्टर करने पर। तो मैंने 4 ऑब्जेक्ट बताया कि सर कंपनी के स्कोप के बारे में पता चलता है, फिर कौन सी चीजें बताइए ना मुझे जल्दी से, कंपनी के पावर और एक्टिविटीज क्या है, फिर तीसरा क्या, कंपनी हम प्रिज्यूम करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को एमओए के बारे में नॉलेज है, और चौथा शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि कंपनी अपना पैसा कहां पर इस्तेमाल कर रही है। ऑलराइट सर। सर एमओए के अंदर है ना बच्चों अलग अलग टेबल्स होते हैं जिसके अंदर फॉर्मेट दिए हुए एमओए के। जैसे टेबल ए के अंदर लिमिटेड बाय शेयर्स का फॉर्मेट है, टेबल बी के अंदर लिमिटेड बाय गारंटी का फॉर्मेट है, टेबल सी के अंदर लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर कैपिटल का फॉर्मेट है, टेबल डी के अंदर अनलिमिटेड कंपनी का फॉर्मेट है, और टेबल ई के अंदर एमओए विद अनलिमिटेड कंपनी एंड शेयर कैपिटल का यहां पर फॉर्मेट देके रखा है। ऑलराइट सर। अब आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एमओए का। सर एमओए के अंदर क्या क्या कॉन्टेंट्स होते हैं, क्या कौन से क्लॉजेज है एमओए के? तो एमओए के अंदर क्लॉजेज होते हैं नेरो लैक। कौन से क्लॉजेज होते हैं? बोलो नेरो लैक। ठीक है, एन से होता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज का मतलब होता है इसके अंदर कंपनी का नाम लिखा होता है। नाम के आगे लिमिटेड होगा पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड होगा बच्चों किसके अंदर? प्राइवेट कंपनी में, और ओपीसी लिखा होगा यहां पर 1 पर्सन कंपनी के अंदर। सर सेक्शन 8 कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता, इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट या एसोसिएशन ऐसे कुछ नाम लिखे होते हैं। पहला हुआ एन नेम क्लॉज खत्म। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अंदर हम लोग स्टेट का नाम बताते हैं जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। दूसरा हुआ। तीसरा नेरो लैक, ओ से आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब होता है पर्पस फॉर विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। आखिर कौन से पर्पस के लिए कंपनी बनाई जा रही है वो लिखा जाता है ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर। कंपनी के नाम में उसका पर्पस झलकना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। फिर एल से आता है लाइबिलिटी क्लॉज, जिसके अंदर आप मेंबर्स की लाइबिलिटी के बारे में बताते हो। जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में अनपेड अमाउंट हुआ, गारंटी कंपनी के केस में कितना सामने वाला व्यक्ति वादा कर रहा है वो अमाउंट हुआ। फिर इसके बाद आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज का मतलब होता है हम लोग इसके अंदर अथोराइज कैपिटल के बारे में बताते हैं, जिसको नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस पर शेयर करके आपको बताना पड़ता है। इसके साथ साथ आता है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज के अंदर आप सब्सक्राइबर की डिटेल्स देते हो, मतलब जो आपके पहले पहले मेंबर्स बन रहे हैं ना कंपनी के, आप उनकी डिटेल्स इसके अंदर देते हो। और अगर ओपीसी है तो नॉमिनी की डिटेल्स आप एसोसिएशन क्लॉज के अंदर देते है। अब देखो अदर कंटेंट्स ऑफ एमओए में बोल के रखा है कि ओपीसी के अंदर नॉमिनी की डिटेल्स दी जाती है यहां पर, और साथ ही साथ यहां पर एमओए को आप प्रिंट करते हो, डिवाइड करते हो पैराग्राफ के अंदर, जिसको कंसेक्यूटिवली नंबर किया जाता है, और इसको साइन करेंगे पब्लिक कंपनी में 7 लोग, प्राइवेट कंपनी में 2 और ओपीसी में 1 लोग। ठीक है, इसके साथ में आपको बता दूं एमओए के अंदर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो कंपनीज एक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट करता हो या कंपनीज एक्ट के विरोधाभास चलता हो। जैसे कंपनी एक्ट कहता है कि कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए बनना चाहिए, आपने एमओए में डाल दिया कि हम लोग क्या करेंगे, कंपनी में ड्रग्स बेचेंगे, तो ऐसी हरकतें आप कर सकते हो क्या? नहीं सर, ऐसी हरकतें आप यहां पर नहीं कर सकते हो। इस बात का आपको क्या करना है बच्चों, इस बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है। डन 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 डन। यस सर, चलिए आ जाओ यहां पर ध्यान देना। अब मैं बात करूंगा कौन सी चीज को लेके, अब मैं यहां पर बात करूंगा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। एकदम बढ़िया से फटाफट 2 घूंट पानी के लगा लीजिए, क्योंकि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। कम ऑन एवरीवन, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के बारे में हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। ठीक है ना, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जल्दी 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, चलो पी लिया क्या पानी? पानी पी लिया? चलो सर आ जाओ। अब मैं अगर बात करूं ना, आपको समझना ना, अब मैं अगर बात करूं ना, तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के बारे में। किसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड पावर। क्या होता है बोलो जल्दी से, अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड पावर। अब सर ये बियॉन्ड पावर का अर्थ क्या है, अपने समझना, इसको मैं आसान भाषा में बोलूं तो औकात के बाहर काम करना, इसे बोला जाता है अल्ट्रा वायर्स। क्या बोला जाता है बोलो, अल्ट्रा वायर्स। तो देखो, जब हम लोग किसी भी एक्ट को परफॉर्म करते हैं जो लीगल है,
जो अपने आप में लीगल है, बट ये ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑथराइज नहीं करता। मुझे एक बात बता दो, अल्टीमेट सीए के नाम से एमवी सर ने बेटा पानीपुरी की रेडी लगा दी है। अब मुझे एक बात बताइए यार, मेरे साथ कंपटीशन में उतरने के लिए मेरी कहा मल्टीनेशनल बिजनेस है पानीपुरी का, एमवी सर ने एक रेडी लगा दी है यहां पर, बोले अल्टीमेट सीए के अंदर मैं इस रेडी को ओपन करूंगा। क्या एमवी सर कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? बेटा समझना बात को, एमवी सर बेचने से ज्यादा ड्राइंग्स कर लेंगे, है ना। बोले 4 प्लेट बिकी 10 प्लेट मैं ले लेता हूं करके। अरे ये क्या बात हो गई भाई, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। पहले एमवी सर को बोलते ऐसा नहीं चलेगा, सिर्फ इतना मैसेज डालना एमवी सर को, ऐसा नहीं चलेगा करके, बाकी कुछ मत बताना एक्सप्लेनेशन, सिर्फ ये मैसेज डाल दो ऐसा नहीं चलेगा और छोड़ देना बात। अभी मत डालो, बाद में डालो, ब्रेक में डाला है, कभी चले गए डालने के लिए। आओ यहां पर ध्यान दो, मैंने क्या कहा सुनो। मैंने ये कहा, सुनिए ना, मैंने ये कहा यहां पर, तो मुझे बताइए अल्टीमेट सीए का ऑब्जेक्ट है सीए की कोचिंग देना। और भाई ये तो पानीपुरी की रेडिया चला रहे बेटा यहां पर। गाबा सर बोल रहे मैं तो लस्सी ओपन करूंगा करके, तेजस सर बोले मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो तेजस सर सोच ही रहे मैं क्या करूं करके। मैं बोल रहा हूं यहां पर, मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा करके, मैं तो ऑब्जेक्ट लॉस को फॉलो करूंगा। ठीक है, आइए, तो ऑब्जेक्ट लॉस का मतलब होता है कि कोई एक्ट अपने आप में लीगल है बट वो आपके ऑब्जेक्ट लॉस ऑथराइज नहीं करता ना, तो इसको अल्ट्रा वायर्स बोल देते हैं। और अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। मतलब आप अगर 100 प्लेट का ऑर्डर देते हो पानीपुरी का, अल्टीमेट सीए को पैसा भी दे दिया ना, तो आप हमारे के ऊपर केस नहीं कर सकते कि हमको पानीपुरी भिजवाया नहीं करके। मैं आपको क्लियर कट बता दूं यहां पर सर, अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन के ऊपर ना आप कंपनी के ऊपर स्यू कर सकते हो ना कंपनी आपके ऊपर स्यू। स्यू का मतलब होता है केस करना करके, बच्चों वाला स्यू नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला देखो, क्या अगला नेक्स्ट देखो क्या। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर एक्ट के बारे में। सर ऐसा एक्ट जो अल्ट्रा वायर्स है ना, मैं कहता हूं 100% के 100% मेंबर्स लोग उसके ऊपर अप्रूवल दे दे बच्चों। 100% यूनानिमस कंसेंट क्यों ना मिल जाए ना, आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप उसको अप्रूव नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना, मतलब यूनानिमस कंसेंट 100% शेयर होल्डर्स का कंसेंट मिला तो भी आप उसको अप्रूव नहीं कर सकते। सर ये एशबरी कैरेज आयन, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयन कंपनी वर्सेस रिची में देखो क्या हुआ था। सर इसके अंदर है ना, कंपनी को ऑर्डर मिला था रेलवे वैगन्स, रेलवे के डब्बे बनाने का। अब कंपनी के पास टाइम नहीं था तो उन्होंने इस ऑर्डर को रिची को दे दिया। रिची ने बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं वैगन्स वगैरह बनाऊं, तो कंपनी को बोला तुम मुझे लोन दो, बाद में जब मुझे पैसा दोगे तो लोन को माइनस कर लेना। कंपनी लोन दे रही थी बट कंपनी के मेंबर्स लोगों ने रोक लिया कि आप लोन नहीं दे सकते क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट में नहीं है करके। तो क्या ऐसा रोका जा सकता है क्या? हाँ सर ऐसा रोका जा सकता है। इस बात का यहां पर ध्यान रखेंगे, समझे क्या बात को। 100% लोग भी राइटिफाई क्यों ना कर दे, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको क्लियर कट यहां पर बता दूं। ठीक है, ऑलराइट सर अगला देखो। सर अल्ट्रा वायर्स एक्ट कभी भी कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं हो सकता। आप इसको कभी भी इंट्रा वायर्स कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो सर। सर इसका डिसएडवांटेज क्या है? इस डॉक्ट्रिन का मेन एडवांटेज क्या है बच्चों, कि शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स को और उनके पैसे को बचा के रखता है। मतलब शेयर होल्डर कोर्ट में जाके इंजंक्शन का ऑर्डर ला सकते हैं और कंपनी को रोक सकते हैं अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने से। हालांकि आज के केस में एमओए को अगर आपको चेंज करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एमओए चेंज हो जाता है। तो बेसिकली अब ये जो डॉक्ट्रिन वगैरह के एडवांटेजेस है ना, अब उतने नहीं रहे, बट स्टिल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर अल्ट्रा वायर्स मैंने लोन दे दिया पर कंपनी के पास अभी भी वो लोन का पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं इंजंक्शन का ऑर्डर लाके कंपनी को रोक दूंगा और पैसा खर्चा करने से, और जो भी पैसा अनस्पेंड है ना उस अमाउंट को मैं रिकवर कर लूंगा। पर कोई पैसा अगर खर्चा हो गया है तो मैं रिकवर कर पाऊंगा क्या? नहीं सर, फिर भूल जाओ, फिर आप रिकवर नहीं कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। और डायरेक्टर की पर्सनल लाइबिलिटी इसके अंदर कुछ भी नहीं आती है। ठीक है, आ जाओ सर, अब मैं अगला पढ़ाऊंगा। यहां पर देखो क्या, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बोलो बच्चों? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, जैसे देखो एमओए ना, ये एक्सटर्नल लोगों के साथ बताता है क्या रिलेशन है कंपनी के। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में यहां पर बताता है। सर इसके अंदर रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के मैनेजमेंट को लेके। सर इसके अंदर मैटर्स लेके, जैसे बोनस बांटना है क्या, डीवीआर इशू करना है क्या, फिर इसके अलावा स्वेट इक्विटी देना है क्या, इन सब चीजों के बारे में लिखा होता है किसके अंदर? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। अब देखो मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाने जा रहा हूं और वो है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन के बारे में। सर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या कहता है, सुनो ना। सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा हुआ है कि एसआर यानी कि 75% के अप्रूवल से है ना, आप मैनेजिंग डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो। अब हम चाहते हैं कि इस लिमिट को हम 90% कर दें, कि 90% मेंबर्स का अप्रूवल मिलेगा तब मैनेजिंग डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। मतलब हम जो एसआर है ना उससे ज्यादा डिफिकल्ट करना चाहते हैं किसी चीज को।
तो इसे कहा जाता है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, मतलब कोई एग्जिस्टिंग चीज से चीजों को ज्यादा डिफिकल्ट कर देना, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। अब आपका आज का अकाउंट्स का पेपर ही देख लो, एंट्रेंचमेंट, सॉरी, आओ आओ, कम ऑन, बैक टू स्क्वायर वन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा अब अगर आपको एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को इंक्लूड करना है एओए के अंदर, तो दो तरीके से आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। कैसा? दो तरीके कौन सी होंगे ना, दो तरीके ऐसे दो तरीके कौन से होंगे? पहला सर, एक तो कंपनी अगर फॉर्म हो रही है ना, जिस समय कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसी समय आपने क्या कर दिया, उसी समय आपने एओए के अंदर डाल दिया। क्या कर दिया बोलो बच्चों? एओए के अंदर डाल दिया एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को। या दूसरा सुनो ना, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपने क्या कर दिया? अमेंड कर दिया। क्या कर दिया बोलो बच्चों? आपने अमेंड कर दिया। क्या कर दिया बोलो जल्दी से? अमेंड कर दिया। सर अमेंड किस तरीके से किया जा सकता है? अगर प्राइवेट कंपनी है ना, तो अमेंडमेंट में आपको 100% मेंबर्स का अप्रूवल लगेगा। मतलब ये लिमिट को 75% से 90% करने के लिए ऑल मेंबर्स का अप्रूवल लगेगा। और अगर पब्लिक कंपनी है तो उस केस में आपको एसआर का मतलब होता है 75% ऑफ मेंबर्स का अप्रूवल यहां पर लगने वाला है। क्या लगने वाला है बोलो बच्चों? 75% ऑफ मेंबर्स का अप्रूवल यहां पर लगने वाला है। क्या आपको ये बातें क्लियर है क्या? अरे बोलो ना, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसके ऊपर मैंने आपको सुपर 100 में भी सवाल करवाया हो। ये काफी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट आड़े टेढ़े कुछ भी पूछती है इसके ऊपर से सवाल। पर ध्यान रखना कि जब भी आपको सवाल पूछेंगे ना, तो इंस्टीट्यूट जानबूझ के आड़ा टेढ़ा कोई शब्द डालेंगे बेटा, और लेकिन बाद में आप आगे जाओगे तो बराबर आपको एंट्रेंचमेंट प्रोविजन शब्द नजर आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस बात का कॉशियस रहना। जैसे मैंने आपको लास्ट अटेम्प्ट के पेपर में कैसा कोरम का सवाल पूछा, अब कोरम तो सीए इंटर का सिलेबस है ना, पर आगे जाके आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ना एंट्रेंचमेंट प्रोविजन के बारे में बातचीत कर रहा है करके। समझे क्या आप बात को? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बात है एब्सोल्युटली क्लियर है? अब जैसे टेबल ABCDE था, वैसे यहाँ पर टेबल FGHIJ यहाँ पर है क्या? यस सर, टेबल FGHIJ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ऑलराइट सर। चलो अब देखो, क्या सुनो, अब मैं बात करूंगा एमओए और एओए के डिफरेंस। इस बार का काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एमओए और एओए के बीच के डिफरेंस को। पहला देखो, एमओए में कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, एओए में ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव करेंगे। एमओए में रिलेशन होता है कंपनी का वर्ल्ड के साथ, यहां पर कंपनी एंड मेंबर्स का। सर आप इसको कुछ केसेस के अंदर ही अल्टर कर सकते हो, आप इसको एसआर को पास करके कभी भी अल्टर कर सकते हो। सर एमओए के बाहर के कोई भी एक्ट होंगे आप इसको रेटिफाई नहीं कर पाओगे, एओए के बाहर के कोई भी एक्ट होंगे आप इसको रेटिफाई कर सकते हो। क्या बिंदास बिंदास आप इसको रेटिफाई कर सकते हो। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों? इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ में आया क्या? ऑलराइट सर। अब देखो, क्या अगला कॉन्सेप्ट हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अगले 5 मिनट में अपना यहाँ पर कंपनीज एक्ट फिनिश हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब कि सबसे पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझो। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है कि एमओए और एओए ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। वो सारे डॉक्यूमेंट जो हम लोग आरओसी के पास रजिस्टर करवाते हैं, ये सारे के सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी के साथ डील कर रहा है तो उसने एमओए एओए को पढ़ के आना चाहिए। मतलब एज अ कंपनी या एज अ कंपनी मेंबर हम तो अज्यूम करेंगे कि कोई भी आउटसाइडर अगर कंपनी के साथ डील कर रहा है तो वो एमओए और एओए को रीड करके आया होगा। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ? प्रोटेक्शन किसको दे रहे अपन लोग? सर यहां पर कंपनी को प्रोटेक्शन दे रहे कि आउटसाइडर को? कंपनी को प्रोटेक्शन दे रहे। प्रोटेक्ट किसको कर रहे हैं? कंपनी को कर रहे हैं। पर अब मैं बात करूंगा एक्सेप्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी कि इंडोर मैनेजमेंट के बारे में, जहां पर हम लोग अब प्रोटेक्शन दे रहे आउटसाइडर को। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि अगर कोई भी आउटसाइडर आता है और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कंपनी के अंदर क्या बातें हैं, कंपनी के इंटरनल में क्या चल रहा है, क्या ये कोई आउटसाइडर को पता होगा? क्या नहीं सर, ये किसी भी आउटसाइडर को पता नहीं होगा कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग बोलेंगे कि उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल रहेंगी कि अगर कंपनी ने अपने इंटरनल अफेयर्स को बराबर से कंप्लाई नहीं किया है तो कंपनी उसके लिए लायबल होगी। सर ये देखो एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। सर यहां पर आउटसाइडर आर नॉट डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में आउटसाइडर को पता होता है
है क्या? नहीं सर, नहीं होता है। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ट का केस है। इसके अंदर क्या हुआ था? रॉयल ब्रिटिश बैंक ने टर्कॉन्ट के कंपनी को लोन दिया था और उनसे बॉन्ड्स लिया था। बाद में टर्कॉन्ट का कहना था कि हमने बॉन्ड को देने के लिए कोई एसआर या कोई रिजोल्यूशन को पास नहीं किया। रॉयल ब्रिटिश बैंक का कहना था ये आपके कंपनी के अंदर की बात है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है भैया। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप हमसे चैटे कर रहे हो मतलब आप शादी करने के लिए रेडी हो, इतनी बात है। जब प्यार ही नहीं था तो चैटे क्यों की? समझे क्या? तो वैसा ही यहां पर बोल के रखा है कि अगर आप हमसे चैट कर रहे हो इसका मतलब आपके घर पर आए, बाद में आप बोल रहे हो अरे पप्पा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं माना, ना 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 भैया, चैट कर रहे हो इसका मतलब इंटरनल अफेयर्स क्या है, एकदम बढ़िया है करके ऐसा यहां पर अज्यूम किया जाता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, आ जाइए सर। अब देखो लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है बच्चों। पहला, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आप बेटा कंपनी के साथ डील कर रहे थे, आपको पता था कि कंपनी के अंदर कुछ झोल चल रहा है, कंपनी ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया लोन लेने के लिए, फिर भी आपने यहां पर लोन दे दिया, तो मैं क्या बोल दूंगा? मैं बोल दूंगा गई भैंस पानी में, अब आपका पैसा डूब जाएगा। ये एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। दूसरा, आपको सस्पिशियस होना चाहिए था इररेगुलरिटी को लेके। मतलब इनका कहना है कि एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, कॉमन सेंस वाला कोई ना कोई सस्पिशियस एक्टिविटी को बराबर पहचान लेता था और अकॉर्डिंगली वो क्या करता था बच्चों, और अकॉर्डिंगली वो यहां पर है ना चीजों को डील करता था। बट आपको समझ में नहीं आया, अलग लेवल के गोचू हो आप, तो ऐसे केस के अंदर भैया गलती किसकी होंगी? आपकी होंगी। जैसे देखो मैं कंपनी के अंदर गया बच्चों पैसा देने के लिए, उस दिन कैशियर लीव पे था, मैंने पैसा एम्प्लॉय को दिया, पर एम्प्लॉय कोई और नहीं, कंपनी का चाय वाला था, और वो मुझे बदले में कॉमन सील या मुझे स्टैम्प करके रिसीव भी नहीं दे रहा है। तो मैंने कॉमन सेंस का प्रयोग करना चाहिए था कि ये व्यक्ति है ना ये रॉन्ग नंबर है करके। क्या है बोलो बच्चों? ये रॉन्ग नंबर है करके, ऐसा मुझे समझ में आना चाहिए था। पर अगर सर सामने वाला व्यक्ति एम्प्लॉय है कंपनी का और मुझे रिसीट भी देता है, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में फंसेगा। मतलब उस केस में मैंने सही से पेमेंट कर दिया ऐसा माना जाता है। और तीसरा होता है फॉर्जरी का केस। फॉर्जरी का केस पूरे कंपनीज एक्ट में नल एंड वॉइड होता है। मतलब फॉर्जरी अगर कंपनी के साथ, कंपनी के किसी डायरेक्टर की सिग्नेचर को फॉर्ज करके मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूं, तो ना कंपनी लायबल होती है, उसके लिए आउटसाइडर ही लायबल होता है हमेशा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कंपनी खुद के साथ बड़ा ही यहां पर क्या हुआ है बोलो बच्चों? खराब हुआ है। ठीक है, ऑलराइट सर। तो यहां पर अपना क्या समाप्त होता है? अब यहां पर अपना फिनिश ऑफ हो जाता है। कौन सी चीज बोलो ना सर? यहां पर अपनी फिनिश ऑफ हो जाती है। यहां पर बोलो 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 सर, अपना फिनिश ऑफ हो जाता है, कंपनीज एक्ट पूरा होता है फिनिश। 2 मिनट का, बस 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, आप भी पानी पिएंगे, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों? फिर उसके बाद हम लोग यहां पर चालू करेंगे किससे? पार्टनरशिप एक्ट से रिवीजन करना हम लोग यहां पर चालू करेंगे। क्या आप सभी लोगों को ये चीजें क्लियर है? एब्सोल्युटली। ठीक है, तो वेरी गुड गाइस। आपका यहां पर क्या समाप्त होता है? आपका यहां पर कंपनीज एक्ट हो जाता है पूरा पूरा